नमस्ते। मैं डॉक्टर सुशीला आचार्य चूरू से हूँ। अब करते हैं हम योगासन की शुरुआत से लेकर के पहले अपने पैरों की एक्सरसाइज धीरे धीरे गोल गोल अपने पैर को पंजे को घुमाने का प्रयास। दूसरी साइड दूसरे पैर को गोल गोल घुमाएंगे। गोल गोल घुमाते जाएं, क्योंकि यहाँ जो भी कोई सूजन है या फिर कोई यहाँ जॉइंट पे जैसे हमारी जो कोई नस ब्लॉक हुई है तो पंजों में भी हो जाती है। बहुत से लोगों को देखते हैं एड़ी में पंजे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जिसके एड़ी में दर्द है उसके लिए ये पंजा घुमाना बहुत ही फायदेमंद है। फिर से इस पैर को दूसरी साइड में दूसरे पैर पंजे को क्या करेंगे, आगे करेंगे, पीछे श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस प्रकार से दूसरे पैर से करेंगे। जिसके एड़ी में प्रॉब्लम है तो वो क्या करेंगे, जैसे पहले अपने पंजे को गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से घुमाएं। उसके बाद में जैसे ये पंजे को ऊपर नीचे श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इन ब्रीदिंग, आउट ब्रीदिंग, इस प्रकार से करते रहें। अब दूसरे पैर बोलेंगे, इनहेल, एक्सेल, इन ब्रीदिंग, आउट ब्रीदिंग, इन ब्रीदिंग, आउट ब्रीदिंग, इस प्रकार से करते हैं। और गोल गोल जैसे मैं आपको बताया कि गोल गोल दोनों साइड से रोटेट करें अपने, तो हमारे एड़ी का दर्द है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो हमें फायदा होता रहेगा। फिर धीरे धीरे जैसे क्या करेंगे, जैसे अपने पंजे हैं दोनों हाथ श्वास भरते ऊपर लेंगे, इस प्रकार से इंटरलॉक करेंगे। हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ, पूरे शरीर को खींचने का प्रयास करें और अपने पूरा भार है अपने पंजे पे रखें। यह है ताड़ासन की स्थिति। जब कोई मान लो बच्चा है या 18 साल है या 22 साल है या 24 साल है, 24 साल तक ये हाइट बढ़ती है। और बाकी जैसे मतलब जिस व्यक्ति की हाइट है, जैसे मान लो भाई 30 से ऊपर हो गया, तो वो क्या है कि धीरे धीरे अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है या कोई बीमारी है, उसकी वजह से अगर कोई इसकी दिक्कत हुई है, जैसे गठिया वाला व्यक्ति है, मैं जैसे उदाहरण देती हूँ आपको, मैं मेरा खुद का ही उदाहरण दे देती हूँ। मतलब मैं आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ। जब मेरा आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा था तो उस टाइम क्या है कि मेरे जैसे 5 फुट और 2 इंच मेरे जो हाइट थी, और वो धीरे धीरे करती जैसे मतलब ऐसे करके ये 3 अंगुल, जैसे ये 3 अंगुल है, ये 3 अंगुल मेरी हाइट है वो कम हो चुकी थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी झुक गई थी और वे कम हो गई थी। ऐसे झुकने से क्या होता है कि हाइट कम हो जाती थोड़ी सी। तो वो धीरे धीरे जब मैं योग करना शुरू किया तो वो हाइट है मेरी वापस जितनी थी वो उतनी हो गई। कि ज़्यादा तो कैसे बढ़ेगी, ज़्यादा तो इसलिए नहीं बढ़ती है कि उम्र हो चुकी है उसकी। वही बढ़ने की जो उम्र होती है, ज़्यादातर कोई बहुत से लोगों को कहते हैं कि मतलब ये 18 वर्ष होती है या फिर 24 वर्ष तक भी कभी कभार देखा जाता है कि 24 वर्ष तक भी ये हमारी हाइट है वो बढ़ती है। तो बच्चों की हाइट बढ़ाने में जैसे ये ताड़ासन है बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर से ऊपर अपने हाथों को इंटरलॉक करें और हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ पूरे शरीर को खींचने का प्रयास करें
और पूरा भार हमारे पंजों पे रहेगा, एड़ियां हमारी ऊपर उठी हुई रहेंगी और पूरा शरीर ऊपर की तरफ तानने का प्रयास करें, जैसे हमारी छत की तरफ हमें कोई खींच रहा है। रुकने का प्रयास करें, जितना हम रुक सकते हैं उतना रुकने का प्रयास करें। जितना खींचेंगे हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स, हमारा हार्ट, हमारे कंधे, हमारी गर्दन और हमारी हथेलियां और हमारे हथेलियों के सारे जो पॉइंट हैं वो, और हमारे पैरों के जो पॉइंट्स हैं वो दबते हैं। जिससे क्या है कि हमें ये पता नहीं है, मानो हमें ये पता नहीं है कि हमारे पॉइंट्स कौन से हैं, लेकिन जब हम इस प्रकार से जब आसन करेंगे तो हमारे पॉइंट्स हैं वो सारे दबेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा शरीर कब ठीक हो रहा है, अंदर से ठीक। योग करने से हमारा शरीर है वो अंदर से पहले चमकता है और बाहर शाइनिंग है वो बाहर कम दिखाई देती है, धीरे धीरे करके बाहर दिखाई देती है। क्योंकि जब वो हम आसन करेंगे, हमारे शरीर को बेंड करेंगे, आगे की तरफ बेंड करेंगे, पीछे की तरफ बेंड करेंगे, साइड की तरफ बेंड करेंगे, आगे झुकेंगे, पीछे झुकेंगे, इस प्रकार से करेंगे तो हमारे शरीर में पहले तनाव खींचेंगे तब तो ये तानना पड़ेगा, तब तो मतलब दबाव पड़ेगा। फिर वापस रिलैक्स करेंगे, जिस प्रकार से एक रिंग होती है, उस रिंग में जैसे हम खींचते हैं तो वो पूरी लंबी मतलब हो जाती है और फिर उसको छोड़ते हैं तो वो वापस उसी अपनी स्थायी जगह पर आ जाती है। लेकिन जब हम धीरे धीरे प्रयास करते हैं तो हम उसको उसी जगह पर हम रोक सकते हैं। उसी प्रकार हमारा शरीर है, तो इस शरीर को तानेंगे, खींचेंगे, दबाव डालेंगे, दाब देंगे तो ये पूरे रूप से खचाव में आएगा। और खचाव में आने के बाद में क्या होगा, धीरे धीरे वापिस धीरे धीरे तो धीरे धीरे ये रिलैक्स में आएगा। तो धीरे धीरे कोई भी आसन जब हम करते हैं तो जो आसन करते हैं उस आसन में हम जब जाते हैं तो हमारे शरीर है वो हम तानते हैं और उसमें खचाव पैदा होता है और फिर उसमें रिलैक्स देना बहुत जरूरी होता है। तो तानते हैं, श्वास भरते हुए हम तानेंगे तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाएगी और वो अपनी क्रिया करना शुरू कर देगी प्रत्येक अंग में जहां जहां प्रॉब्लम है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में क्या होती है, WBC होती है, तो WBC में कुछ उसके 5-6 भाग होते हैं। जैसे एंटीबॉडीज है उसका अलग काम होता है, मोनोसाइट है उसका अलग काम होता है, बेसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स, इस प्रकार से अलग अलग काम होते हैं उनके। तो वो क्या होता है, जैसे जब भी कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर आती है और घुसते ही वो क्या करते हैं, तुरंत एंटीबॉडी कहते हैं अरे चलो जल्दी चलो, ये मतलब कोई जीवाणु बाहर से आ गया और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा और फायदा नहीं करेगा, मतलब कोई बीमारी घुस गई है और उसको हमें मारते हैं। तो फिर वो जाकर के उस पे अटैक, मतलब वो सुरक्षा का काम करता है, उसको कहता है फिर मोनोसाइट को, फिर ये अपने जो है सभी बेसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स सभी को बोलता है। तो वो कोई मारने का काम करता है और कोई है जो उसको खाने का काम करता है, भक्षण करने का काम करता है। इस प्रकार से वो क्या है कि नहीं, अगर कोई बीमारी आई है तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगने के बाद में धीरे धीरे वो क्या है कि वो ठीक हो जाता है। मतलब कभी कभी लोग करते हैं कि मतलब जैसे जुकाम लगते ही क्या करते हैं कि मतलब तुरंत वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एलोपैथी दवाई लेते हैं और लेते ही वो क्या है कि वो कफ है, वो अंदर जो भी चीज है उसको वो तुरंत उसको सुखा देती है और वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। और जब हम आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं, जब हम योग का प्रयोग करते हैं, कफ है जो हमारे नाक से पानी बह रहा है, जो हमारे बुखार आ रही है, जो हमें पेन हो रहा है, तो उसको धीरे धीरे उस एंटीबॉडीज को समझने दो और समझने देंगे। 2-3 दिन अब जब निकलेंगे और परहेज करते जाएंगे, परहेज नहीं करेंगे तो नहीं होगा। परहेज जैसे हमने जुकाम लग गया, हमने घी खा लिया तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर वो कफ है इकट्ठा हो जाएगा और फिर वो एलोपैथ दवाई लेंगे तो वो कफ है वो वहीं उसको दबा देगा और वहीं उसको सुखा देगा और वो अंदर पड़ा रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। और एलोपैथ और जब योग का प्रयोग हम करते हैं तो क्या होता है कि वो अंदर से क्या है कि उखाड़ उखाड़ के पूरा कफ है वो बाहर निकाल देता है।
जैसे जड़ी बूटियां हम लेंगे तो जड़ी बूटी लेंगे हमारे शरीर के अंदर जाएंगी तो वो क्या होगा, मतलब अपनी क्रिया करेंगे तो वो क्या होगा, मतलब उससे बाहर जो गंदगी जो अंदर जमी है, कफ बना है या फिर वो कोई बुखार वगैरह है जो भी है, उसको मतलब उस पर क्रिया करके उसे बाहर फेंकने का प्रयास करेंगे। विजातीय द्रव्य है उसको बाहर फेंकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एलोपैथ ये आयुर्वेद है वो विजातीय द्रव्य है उस पर ज़्यादा मतलब फोकस करती है। तो उसको धीरे धीरे निकाल करके और 2-3 दिन के अंदर वो जुकाम है वो ठीक हो जाती है। और नहीं वो अब जैसे जुकाम लगी, एलोपैथ दवाई हमने ले ली, वो वहीं सुखा दिया, वहीं पड़ेंगे हम, तो वो बाहर निकलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। तब लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे वो जमता जाता है, फिर बीमार होते जाते हैं और हम नुकसान करते जाते हैं हमारे शरीर को। तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये ताड़ासन है, इसे ताड़ासन जब हम इसको करेंगे तो हमारा शरीर खिंचाव में आएगा, तान में आएगा, दाब होगा और फेफड़ों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारा जो फेफड़े हमारे लंग्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव में आते हैं इससे। तो इससे हमें फायदा होता है और इससे हमारे एड़ी में दर्द भी ठीक होता है। तो एक आसन है बहुत सी बीमारियों में काम आता है। तो इसलिए जो भी आपको कहा जाए वो वैसे करते जाएं और धीरे धीरे आपके शरीर में फायदा होता जाएगा। हमें ये पता भी नहीं चलेगा कि हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम थी, वो कब ठीक हो गई। तो इसलिए आप इसको जरूर करें। तो ये एड़ियों में ताड़ासन भी फायदेमंद है। और फिर ताड़ासन में जैसे अपन ताड़ासन की स्थिति में चले, जैसे बैलेंस नहीं बनता है, जैसे बैलेंस नहीं ताड़ासन की स्थिति में जैसे हम एड़ियों में चले, ऐसे जैसे एडी का फायदा हमें लेना है, हमारे एडी में दर्द है तो हमें फायदा लेना है तो एडियों पे चले इस प्रकार से और पंजों पे चले। लेकिन जो नया साधक है उसको नहीं चलना है, क्योंकि शरीर का बैलेंस नहीं बनेगा। अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो वो फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। हम तक चल सकते हैं, जैसे हमारा तो बैलेंस बना हुआ है, बहुत साल हो गए योग करते हुए। हालांकि मैं आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ, लेकिन आर्थराइटिस जैसा आपको ये से लग नहीं रहा होगा कि मतलब ये आर्थराइटिस की पेशेंट है, क्योंकि धीरे धीरे मैंने योग को समझा और योग में हो गई, इसलिए हमें ये फायदा मिला है। अगर मैं भी आपकी तरह अगर नहीं करती तो फायदा नहीं मिलता। जो कर रहे हैं उसको बहुत धन्यवाद, मतलब अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग है, क्योंकि सबसे पहला हमारे शरीर के अंदर नहीं है तो हम नहीं कर सकते। फिर अपने पैरों से क्या करेंगे, साइड से चलेंगे, इसे अंदर की तरफ, अंदर की साइड है, अंदर की साइड से अपने पैर पंजे को ऊपर उठाएंगे और एक बाहर की साइड का पंजा है उस पर चलेंगे। ताड़ासन की स्थिति लेकर के भी हम चल सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे इस प्रकार से पंजों को अंदर की तरफ से ऊपर उठाएं और बाहर का जो साइड का, जो पंजे का बाहर की साइड है उस पर चले इस प्रकार से। फिर अंदर की साइड में चले इस प्रकार से, ऐसे करके, ऐसे इस प्रकार से। बहुत से लोगों से ऐसे चला भी नहीं जाता, तो उसके क्या होता है, धीरे धीरे श्वास भरते हुए नीचे, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर ये पंजे हैं, ये अपने टखने हैं, ये हमारे घुटने हैं, इसमें यूरिक एसिड जम जाता है और जम जाने के बाद में क्या होता है कि वो पेन करना शुरू कर देता है और वहाँ स्वेलिंग, और फिर हमें फायदा नहीं मिल पाता और हम कर भी नहीं पाते। इसलिए जैसे मैंने पहले, जैसे अब आज ही मतलब घंटा पहले, 1-1.5 घंटे पहले मैंने वीडियो डाला था कि मतलब योग में बाधक तत्व हैं, उस बाधक तत्वों को हम अगर छोड़ेंगे तब जाकर के हम इस योग में जाएंगे और योग को अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे। जैसे कहते हैं व्याधि में हम योग में नहीं जा सकते, क्योंकि दिक्कत होती है, सूजन आ गई, दर्द हो गया और हम चल नहीं पाते। तो व्याधि में एक बाधक तत्व हो गया योग में। तो व्याधि सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य और अविरति, भ्रांति दर्शन, अबद्ध भूमिकत्वम और अनवस्थितत्वम, इन सभी 9 बाधक तत्व हैं जो महर्षि जी ने आपको बताए हैं। तो इन 9 बाधक तत्वों को हमें छोड़ना होगा। अगर इसको हम छोड़ेंगे तब जाकर के हम योग में बनेंगे।
अगर नहीं ऐसे छोड़ेंगे नहीं तो हम इस योग में नहीं बन सकते, क्योंकि कभी हमारे डाउट आ जाएगा, कभी हमारी बीमारी आ जाएगी, कभी हम इस योग के प्रति मतलब ये सोचेंगे कि योग अच्छा है कि नहीं है, कभी प्रमाद आ जाएगा, कभी आलस्य आ जाएगा। प्रमाद आ जाएगा तो दिमाग बुद्धि है विपरीत बुद्धि हो जाएगी, और आलस्य आ जाएगा तो शरीर भारी हो जाएगा। शरीर में भारी होने के बाद हम नहीं कर पाएंगे। और भ्रांति कि मतलब योग के प्रति भ्रांति है कि मतलब ये योग से ठीक होंगे कि नहीं होंगे, या योग हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है। हम योग करेंगे तो हमारा ये काम रह जाएगा, या योग करेंगे तो हम मतलब हमारा टाइम वेस्ट होगा और हम हमारा वर्क नहीं कर पाएंगे, या फिर हमें वहाँ हमारे पैसे मिलने वाले हैं, उस पैसों को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वैसे करते करते यहाँ पे रह जाएंगे। और अलब्ध भूमिकत्वम मतलब समाधि, जैसे हम योग में योग करने लग गए, मेरे जैसे व्यक्ति हैं योग की तरफ चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, योग का प्रयोग कर रहे हैं, योग रोज रोज कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को जैसे परवाह नहीं है, लेकिन वो भी मेरे जैसे भी हो जाता है। मतलब योग में हम बैठ जाते हैं, समाधि लग जाती है, लेकिन फिर से छूट जाती है। अलग भूमिकत्वम, फिर अनमस्तित्वम, मतलब समाधि में चले जाते हैं लेकिन फिर भी समाधि नहीं लगती। तो इस प्रकार से अपने इस बाधक तत्वों को ऋषि महर्षियों ने हमें कहा है, तो इसको हमें छोड़ना है, क्योंकि छोड़ना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि आप योग करना ही नहीं चाहते। तो हम जैसे योगाचार्य हैं आपको कह रहे हैं बार बार में आप योग करो, आप योग करो, आप योग करो, लेकिन आप योग नहीं कर रहे, क्योंकि छोड़ना है आपको। छोड़ दो, इसको करना नहीं है, क्योंकि आपको स्वास्थ्य लाभ लेना नहीं है। इसलिए तो मेरी सबसे ये विनती है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ताकि दूसरों तक ये चीज पहुंचे कि योग इतना फायदेमंद चीज है। और ऐसा हम करेंगे तो हम स्वस्थ होंगे, खुद स्वस्थ होंगे, अपने परिवार को स्वस्थ करेंगे, अपने बच्चों को स्वस्थ करेंगे, अपने माता पिता हैं उसको स्वस्थ करेंगे, अपने भाई बहन हैं उसको स्वस्थ करेंगे, हम अपने पूरी जो जनरेशन है हमारा देश को स्वस्थ करेंगे, राज्य को स्वस्थ करेंगे, जिले को स्वस्थ करेंगे। तो धीरे धीरे हम स्वस्थ करते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ये जरूर है, इसमें कंटिन्यूटी जरूर रहनी चाहिए। योग नियमित मांगता है, नियमितता मांगता है। नियमित जब करेंगे तो आपके अंदर एक अमूल चूल परिवर्तन होगा। मेरे में ऐसा था कि कभी भी मैं जैसे शुरुआत में थी तो मैं मतलब ये बोलना के ये योग करना के ये मेरे अंदर इतना नहीं था, मैं थोड़ी सी अंतर्मुखी थी। लेकिन धीरे धीरे, हालांकि व्यक्ति को अंतर्मुखी ही होना चाहिए, मतलब ये अंतर्मुखी व्यक्ति है वो ज़्यादा कुछ ज्ञान को ग्रहण करता है और ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन इस योग में आने के लिए, वीडियो बनाने के लिए आदमी को क्या है कि बहिर्मुखी बनना पड़ता है, तब जाकर के वो धीरे धीरे अपने जो विचार हैं वो व्यक्त कर पाता है, अपनी अभिव्यक्ति कर पाता है। और अगर ऐसा नहीं करता है तो उसे वो नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या है, कुछ नहीं है। तो इसलिए अपने योग का लाभ प्राप्त करें और आगे बढ़ें, अपने शरीर को स्वस्थ कर लें। फिर आप मतलब 18 घंटे, 20 घंटे या 24 पूरा करोगे तो आप थकान नहीं आएगी। फिर अपना जो रोज जीविकोपार्जन है उसका अपनाएं, जीविकोपार्जन करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।